हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके 9th क्लास में हिंदी के व्याकरण के बारे में समझेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्ण व्यवस्था के बारे में और अनुस्वार के बारे में बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा हो, स्वर व्यंजन को भी बताया था। जिन स्टूडेंट ने नहीं लिखा हो वो इससे लिख लें। आज हम समझेंगे अनुनासिक। देखिए, इसमें अनुस्वार हम समझ चुके थे, अब हम समझेंगे अनुनासिक। अनुनासिक मतलब स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती, मतलब जब अनुनासिक मतलब जो चंद्र बिंदु लगाते हैं हम जिन वर्णों के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और उसका उच्चारण कैसे होता है कि हवा मुख से और नाक से दोनों से बाहर निकलती, तो वो क्या कहलाता है? अनुनासिक स्वर होता है। जैसे आप देखिए उदाहरण में आम, इम, ईम, ऊ, ओ और ओ। पर यहाँ क्या होता है कि अनुस्वार, जैसे लाइन के ऊपर कोई मात्रा जाती है तो वो चंद्र बिंदु नहीं होकर सिर्फ क्या लगाया जाता है? डॉट। पर उस डॉट को हम अनुस्वार नहीं मानते। जैसे अनुस्वार में हम सिर्फ बिंदी लगाते हैं, पर जब मात्रा लाइन के ऊपर होती है और हम डॉट लगाते हैं तो वो अनुनासिक ही कहलाता है। ठीक है। हिंदी में अनुनासिक संज्ञा तथा क्रिया के रूपों में एक वचन से बहुवचन बनाने का काम करती है। देखिए, एक गुड़िया लिखा है तो गुड़िया में क्या लगा हुआ है? गुड़िया में फिर हम गुड़ियों को ऐसे लिखेंगे यहाँ शब्द जो लगाते हैं ना, यहाँ गुड़िया में हमने ऊपर क्या लगाया? अनुस्वार नहीं लगाया था क्योंकि वो एक वचन है। पर जब गुड़िया, बहुत सारी गुड़िया एक साथ रहती है तो हम वहाँ क्या लगाते थे? यहाँ मतलब जो हवा निकल रही है हमारे मुंह में गुड़िया शब्द बोलने में, तो वो नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलती थी, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। और उसको बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने में भी काम करती है और हैं। देखिए, एक है लड़का जाता है, वो एक वचन के लिए ये वाला है जो फर्स्ट में लिखा है ये यूज़ होता है एक वचन में। पर जहाँ हम बहुवचन की बात करते हैं, वे लड़के जाते हैं, तो हम जो सेकेंड वाला है लिखा है और उसके ऊपर जो अनुस्वार लगाए, क्योंकि लाइन के ऊपर दो मात्रा आ रही इसलिए वहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, सिर्फ डॉट कर देंगे। ठीक है, तो वो है वहाँ आएगा। थी, इस सेकेंड वाले में डॉट लगेगा, वो गलती से इसमें लगा नहीं है पर वो सेकेंड वाले में डॉट लगता है। ठीक है। अनुनासिक अर्थ में अंतर लाने की क्षमता भी रखती हैं, मतलब अनुनासिक जो है वो शब्द में अंतर भी लाती है। जैसे हम यहाँ है का देख पा रहे हैं कि एक है एक वचन के लिए प्रयोग होता है और दूसरा है बहुवचन के लिए। जैसे बाट और बाँट, बाँटना और एक बाट वजन वाला। पूछ मतलब किससे पूछना, और पूंछ मतलब किसी भी जानवर की पूंछ। तो एक जैसे ही शब्द लग रहे हैं, पर ये अनुनासिक जो है वो क्या कर रहे हैं? शब्दों में पूरा अर्थ अलग कर देते हैं। अनुनासिक शब्द के प्रारंभ और अंत सभी स्थितियां, मतलब अनुनासिक जो होता है वो जो शब्द लिखते हैं उसके आगे वाले में वर्ण में भी आ सकता है और पीछे वाले वर्ण में भी आ सकते हैं। ऐसा कोई उसका नियम नहीं है कि किसी एक के ऊपर ही आए, ये प्रथम, मध्य और अंत में भी आ सकता है। उदाहरण देखिए आप, हंसी, महंगा, कुआं। इसमें हंसी में पहले पे लगा हुआ है, पहले वर्ण के ऊपर लगा है, और महंगा शब्द में बीच वाले वर्ण के ऊपर लगा है, और कुआं शब्द में भी पहले वाले कुआं, ये इसमें आएगा, लास्ट में आएगा, ये कुंवर शब्द पे लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए आप इसमें अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर अब आपको पता होना चाहिए। अनुस्वार देखो, अनुस्वार का सिंबल कैसा होता है? ऊपर सिर्फ डॉट होता है। और अनुनासिक का सिंबल कैसा होता है? चंद्र बिंदु वाला होता है। अब इसमें हम अंतर देखते हैं तो फर्स्ट में अनुस्वार का क्या है? इसका लिपि चिन्ह ऊपर डॉट है तो इसकी लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह पंचम वर्ण का घोतक होता है, मतलब पंचम वर्ण मतलब कखा गगण का पीछे का ण, कखा गगण, च छ ज ण, ट ठ ड न, प फ ब भ म, ये पीछे पीछे के जो 5 वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण। तो ये अनुस्वार जो उसका घोतक होता है, मतलब उससे संबंधित होता है। और अनुनासिक स्वर का गुण है। किसका गुण है? गुण है स्वर का। ठीक है। थर्ड वाला देखिए, इसे मूल उच्चारण के साथ नासिका से बोला जाता है। जैसे इसका जो मेन वर्ण जो होता है उसको उसके उच्चारण के साथ नाक से बोला जाता है, पर इसको अनुनासिक को बोलने के लिए उसके उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अब फोर्थ वाला देखिए, ये जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद लिखा जाता है, मतलब जो डंडा खींचते हैं ना अपन किसी वर्ण का, उसके जस्ट ऊपर लिखा जाता है। जैसे आप इसमें देख लीजिए, तुरंत लिखा है तो र के ऊपर अनुस्वार लगा है, और इसमें यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ ही बोला जाता है, मतलब उसका उच्चारण उस वर्ण के साथ ही होता है, ये बोलता है
अनुनासिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग, जैसा कि आपने लास्ट कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या शब्द में परिवर्तन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ये वे लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उदाहरण देखिए, जैसे मूल शब्द देखो तो सबसे पहले कि धर्म, है ना, हमने लिखा धर्म। अब धर्म के आगे हमने क्या उपसर्ग जोड़ दिया? अ, तो क्या बन जाएगा वो? अधर्म। ठीक है, सेकेंड वाला उदाहरण देखो, मूल शब्द देखो इसका पुत्र। पुत्र के आगे हमने क्या जोड़ा उपसर्ग के रूप में? सु, तो क्या हो जाएगा? सुपुत्र। ठीक है, अब हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आगत शब्द। मतलब तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग। अब तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत से लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग प्लस शब्द और नया शब्द क्या है? अति प्लस अधिक, अत्यधिक। जो संस्कृत में आके हिंदी में प्रचलित हो गए वो तत्सम शब्द हैं। अनु प्लस शासन, अनुशासित, अनुशासन, अनु प्लस शासन बराबर अनुशासन। प्र प्लस क्रिया, प्रक्रिया। दूर प्लस दशा बराबर क्या हो जाएगा? दूरदशा। निर प्लस धन तो निर्धन। ये उपसर्ग कौन से उपसर्ग है? तत्सम। तद्भव मतलब जो शब्द हिंदी में ही प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं, या हिंदी रूप वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। उपसर्ग प्लस शब्द, अन प्लस जान तो क्या हो जाएगा? अनजान। 29 तो 29, ये हिंदी रूपी शब्द है। जैसे चो प्लस मासा तो क्या बन जाएगा? चौमासा। भर प्लस पेट तो भरपेट। सु प्लस वचन, सुवचन। ये ऐसे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी से ही लेकर हिंदी में ही प्रचलित हैं। अब आगत या विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो कई भाषाओं से आए हैं और हम उन्हें हिंदी के रूप में प्रयोग करने लग गए हैं, वो कहलाते हैं आगत शब्द या आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखिए। उपसर्ग शब्द और नया शब्द बनने में, शब्द क्या है? बेला दिया है तो इसमें उपसर्ग क्या लगा है? अल। अल प्लस बेला बराबर नया शब्द बना अलबेला। पसंद है तो पसंद में हमने क्या जोड़ दिया? ना पसंद। ठीक है, इलाज, ला इलाज, इलाज, ये उर्दू शब्द है। तो अलग अलग विदेशी भाषाओं से जितने भी शब्द आए हैं और उन्होंने हम उन शब्दों को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। ये उपसर्ग क्या कहलाते हैं? आगत या विदेशी उपसर्ग। हम शक्ल, हम प्लस शक्ल, हम उपसर्ग हो गया। जैसे इंग्लिश शब्द हो, ये क्या अंग्रेजी भाषा से लिया है। सब प्लस इंस्पेक्टर तो क्या बन जाएगा? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये है आपका उपसर्ग। अब प्रत्यय समझिए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ को नया रूप दे देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के क्या करते हैं? पीछे जुड़ते हैं। अब इसमें देखिए शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। दूध प्लस वाला क्या बन जाएगा? दूध वाला। गरम प्लस आहट तो क्या हो जाएगा? गर्माहट। प्रत्यय हमेशा पीछे लगाया जाता है शब्द के। ठीक है, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले हम समझेंगे कृत प्रत्यय को, कीत में रकार लगती है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप से मतलब क्रिया जो होती है उसके मूल रूप के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रयत्नों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए। पढ़ एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है और हमने उसमें आकू कर दिया तो क्या बन गया? पढ़ाकू। चल प्लस अन, चलना भी क्रिया है और उसमें अन लगा दिया तो क्या है? चलन, मतलब वो सिस्टम हो गया। बुद्धि प्लस मान क्या बन जाएगा? बुद्धिमान। मतलब क्रिया में उसकी संज्ञा और उसके विशेषण में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। लेख प्लस अक तो क्या बन गया? लेखक। घट प्लस इका क्या बन गया? घटिया। घट प्लस इया घटिया। ठीक है, क्योंकि एक वो क्रिया को बताया है। सेकेंड है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देखो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए आप इसमें सेकेंड वाले में, मतलब इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनते हैं वो तद्धित प्रत्यय। तो उसको उदाहरण देखो। देव प्लस त्व, यहाँ संज्ञा बन गई देवत्व। देवता मतलब एक संज्ञा है और उसमें जुड़ा तो देवत्व हो गया एक। और श्रद्धा प्लस आलू तो क्या बन गया? श्रद्धालु। भक्तों की बता रहे हैं तो
उसमें विशेषण और सर्वनाम को भी इस तरह से प्रत्यय में जोड़कर शब्द का नया रूप दे दिया जाता है। अब हम संज्ञा में पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में कैसे परिवर्तित हो, जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा, तो मानव क्या हो जाता है जातिवाचक, उसमें ता प्रत्यय लग जाता है तो वो भाववाचक में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, मानवता। मित्र क्या है, जातिवाचक है और उसमें ता लग जाता है प्रत्यय, तो क्या बन जाता है मित्रता। ये सब प्रत्यय ही चल रहे हैं ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम अन्य संज्ञा में बनाते हैं, तो इसका देख लीजिए। जैसे उदाहरण देखिए, वसुदेव एक व्यक्तिवाचक को बता रहा है और अ लगा दिया तो क्या बन गया वासुदेव, अन्य संज्ञा में परिवर्तित हो गया। वसुदेव कौन है, भगवान श्री कृष्ण के पिता, और आ लगा देते तो क्या बन जाता है व और अ, वासुदेव और वासुदेव। ठीक है, ये वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण। राधा एव तो क्या बन जाएगा, राधा व्यक्तिवाचक है और अन्य संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है राधे। ठीक है, अब विशेषण से भाववाचन संज्ञा बनाना, विशेषणता बताता है वो। जैसे एक है किसी भी चीज़ के वो एक है तो क्या बन जाएगा उसका भाव एकत्व, मतलब मिल के रहना। मूर्ख है वो उसका विशेषता है, पर ता लगा दे तो मूर्खता, वो भाव में परिवर्तित हो गया। अब संज्ञा के विशेषण देखिए, संज्ञा प्रत्यय प्लस विशेषता। जैसे पुष्प, उसमें प्रत्यय हमने ई जोड़ दिया तो क्या हो गया ये पुष्पित। गुलाब प्लस ई, तो गुलाब संज्ञा है पर वो विशेषण में परिवर्तित कर गुलाबी बोल दिया तो क्या हो गया वो उसकी विशेषता। ठीक है, ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय। ओके, तो आप ये लिख लें